Hello guys, welcome back to my YouTube channel Rupali's Books World। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला। यह कहानी का चौथा भाग है। अगर अपने पहले के भाग नहीं सुने तो मेरे चैनल पर जाकर पहले के भाग को जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। उस दिन से निर्मला का रंगढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुखसेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कब तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति म्लान हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्नजटित विशाल भवन, दूसरी टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो इतने मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योतिषी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए, कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए।
मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरियों के साथ हॉकी का मैच है। मैदान यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भई, जल्द आना। खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूं। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शमाते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा, तब से आने लगे हैं। तो ताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोदी प्रवृत्ति विद्यमान थी, और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाकभौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कारती नहीं। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शैक्षिक उन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इन विषयों को पढ़े हुए लगभग 40 वर्ष हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वे कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे, इसका समय ही नहीं मिलता था। परंतु आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ ही मेहनती भी। खेल में टीम का कप्तान होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, वह पत्थर की लकीर हो जाता था। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मर्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपर के प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाब सुन सुनकर वकील साहब भी झल्ला रहे थे। वे कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका उत्तर मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। अब उन्हें इस बात से संतोष न हो सकता था कि यह क्या करता है, वे यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते? अंत में जब उन्हें अपना गुस्सा उतारने का कोई बहाना न मिला, तो बोले, मैं देखता हूँ, तुम सारे दिन इधर-उधर मटरगश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारापन घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निष्ठुरता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप पूछ लो अम्मा या बुआजी से। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरी में जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही दिशा में जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले,
मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बार बार शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, क्यों महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आरोप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने उन्हें कहीं घूमते देखा है, तो मैं मुंह न दिखाऊंगा। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ गई कि तुम्हारी ही शिकायत करे और तुमसे बैर मोले ले? तुम अपने दो चार साथियों को लेकर उसके घर की खिड़कियां फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है और कोई वजह नहीं कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब कहिए, चला जाओ। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरती जा रही हो। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, तो वह अपनी झिझक मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस है। तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली होगी तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए भी जगह न होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, तो वह अपनी झिझक मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस है। तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली होगी तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए भी जगह न होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था, तो 50 आजिया उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तकरारवत करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार करवाई और सैर करने चल दिए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चला जाता था। किसी अनुभवी व्यक्ति ने बताया था कि दीर्घायु जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुचिमणी से बोला, बुआजी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुचिमणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरते हो। रुचिमणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब मान भी। रुचिमणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी क्या? मनसाराम, नहीं बुआजी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुचिमणी, तू यह स्त्रियाचरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देखो, मैं जाकर पूछती हूँ। रुचिमणी झल्लाई हुई निर्मला पास पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सोअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी।
उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों की देखरेख करें, पर रुचिमनी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुचिमणी ने खिड़के खिड़के कहा, मैं पूछती हूँ क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुचिमणी, मनसाराम को घर से निकाल कर देती हो, तिस पर कहती हो, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुचिमनी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तो तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम निहाल चला गया था, तो इतने घबराए कि खुद जाकर लेवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सूध रहती है, न पहनने की, जहां बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरिन हो जाएगी। वहां किसे फिक्र है कि उसने खोया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं, तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेतावनी दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। यह कहकर रुचिमणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया, मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करा के चिकना कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सा लौट गया। त्योहरिया बदलकर बोले, वह कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ नहीं थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा-सजाया नहीं रहता था, बनाव चुनाव भी नहीं करती थी, पर अब देखता हूँ, काया पलटसी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा। कुछ ज्यादा खींचतान नहीं होगी। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा,
दो चार शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। निर्मला तुरंत इस आरोप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से नहीं पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय नहीं समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ाने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी। इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई, धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ। तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हैं। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, या उल्टे रहो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैरसपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पढ़ते धरते न बन पाएगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, लेकिन मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर वहां एक लड़के की भी जगह खाली नहीं थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहर के लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे, रात दिन ऐसे प्राणियों से सबक लेते थे जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह अदालत नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खिड़कियों से निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की कोशिश करते, लेकिन किसी स्कूल में जगह नहीं थी। सभी जगहों से कोर जवाब मिला। अब दो ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रखा जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी नहीं जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे,
खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आरोप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटाना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने उसे महीनों से नंगे बदन नहीं देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्म का तेज था, लेकिन देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूं। मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल हूं? क्यों दीदी, यह ऐसा ही था। रुचिमणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह पालन पोषण हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खिलौमचा खिलाकर उनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी, गृहस्थी के कामों में चतुर और परान की तरह फेर रही है। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी, तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए न हो सके, वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी लड़की है, वह लड़कों की देखरेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुचिमनी, जब तक अपना समझती थी, करती थी। जब तुमने गैर समझ लिया, तो मुझे क्या पड़ती है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कब दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखो, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी, वह पड़ती सड़ रही है। मालिकन समझती है, मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई न खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के परलते होंगे, जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर परान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ। बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरते हैं, और फिर मेरे पास रखना ही क्या रहता है, जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुचिमणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालिकन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालिकन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालिकन, एक पराई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपए बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खींचतान को भी पूरी नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़-बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेलकूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए।
खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकालने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि क्यों करते हैं जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना बड़ा? आज मेरे जैसा अभागा संसार में और कौन है? किसके खाने पाने की, मरने जीने की फिक्र है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? प्रताड़ित को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही प्रताता जी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खिड़की के पास खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। मुंशी जी शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रख रहे थे। मनसाराम का दिल धड़कने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर गया। नींद से चौंक कर घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसू रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिलेगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता, रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा, तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमते हो। कौन ऐसा पात्र है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा घूमते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेल कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो गए। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाना। ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पिता के प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता की निष्ठुरता और न जाने क्या क्या समझ रखा। मातृ से उसे कोई गिला नहीं था। अब उसे ज्ञात हुआ कि उसने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया। पुत्रीय भक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील,
बुद्धि और चरित्र का उन्होंने वर्णन किया, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसे निवास देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए परीक्षा हटा करनी पड़ती थी और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल कर रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन तोताराम ने निर्मला के बहुत मनाने और समझाने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी नहीं थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओह! कितना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखें। इनके मन में ऐसी ऐसी भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे यह इतनी गहरी गुजरी समझती है। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो उनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूलकर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे अत्यधिक सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती थी। कुवासना उसके मन में छाया भी नहीं थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात नहीं सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृष्णा का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृष्ट तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रह कर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर-उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को निराशा में डुबाकर उनसे मुस्कराकर इधर-उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके अदालत चले गए, तो रुचिमणी ने निर्मला को खूब तानों से छेड़ा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घरवालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो? वहाँ जाती, जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता। वहीं यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बूढ़ा आदमी तुम्हारे रंगरूप, हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोगविलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, लेकिन निर्मला ने चू तक नहीं किया। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती, तो भय था कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह बड़ी स्पष्टवादी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय नहीं होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप रहना पड़ा। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दबरमल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोरी के घर हो जाने से उसकी जो दशा होती, वही दशा इस समय निर्मला हो रही थी।
जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पिता की कमाई खाती है, उनके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनती है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न चित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मातृस्नेह केवल मेरे निवासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। ऊपर पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि मैं बड़ा होकर उनके पति की संपत्ति का स्वामी हो जाऊंगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें कैसे बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इससे पहले कि उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है तो हम अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी, वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती, तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी आवभगत होती थी। खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावा पर बुलावा आता था। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसीलिए वह 100 रुपयों की घड़ी मंगवाई थी। मगर इन्हें क्या कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए न कि वह पिता की नजरों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च-वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है, तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सबेरा है। जब स्नेह नहीं रहा, तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं हैं। मैं उनका पुत्र हूँ,
पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहां स्नेह नहीं, वहां कुछ नहीं। हाय अम्मांग जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों-ज्यों मातृस्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खिड़की पर सुन रही हो। मातृ हृदय के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खिलाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है, इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, तो वह न गई। बोली, बहूजी, वह मेरे बुलाने से न आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है। 2-4 कौर खा ले। महरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है? महरी, नहीं बहूजी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा, तो जाकर यह कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम न खिलाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की और चली जा। हंसकर न आए तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहूजी, वह तो रो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंककर उठी और 2-3 कदम आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहूजी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो, तो वह मेरे गले आए। मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देवकुमार से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चाहूं, तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन प्रतिदिन म्लान होती जाती है। उसका साहस और बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी ज़बान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है। पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देते थे, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुईं। इनका अंत क्या होगा, भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेला भूखा पड़ा है।
उस वक्त भी मुंह जुठा करके उठ गया था। और उसका आहार ही क्या है, जितना वह खाता है उतना तो साल 2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जा रही थी। उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेख पर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां सन्नाटा था। मुंशी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेरकर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगी कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनम्र स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आ जाती थी, और जब तक वह न जाता वहां से न उठती। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो तभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मदाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस, सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर मैं खुद दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ। सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार। किसी को भूख न हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिताश्रीनी किसी को खिलाती नहीं? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है?
मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सका। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधावृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अधर्मचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों न कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहेगा? तुममें पहले तो यह आदत न थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत भींच कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वे अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला करके प्रसन्नचित्त मुस्कराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया न? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्नजल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन प्रतिदिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है क्या? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले, अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूंगा, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्ज्वल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली कर दिया। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं बैठता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो। रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ। यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जयाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी। बेटा, वहां छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है, महारानी।
लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खिलाए पिलाए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसे तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर फिर न आएगा। वह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं, दीदी जी? वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। मिनी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट न होता था। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओ। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी ज़बान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता। उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं चले गए। मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी। उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी न, अंदर कैसे कदम रखते? मैं देख लेती न, इसीलिए चले गए। आगे इस कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।